पलायन का घाव आज भी कितना हरा है। इस विषय पर एक बहन का अपने भाई को लिखा एक पत्र आज आपके समक्ष है। प्रिय भाई भावेश, आशीर्वाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ दिल्ली में मजे में होगे। पिछले दिनों धुमाकोट में पड़ोसियों से पता चला कि माँ जी और बाबूजी दोनों लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। जैसा तुम्हें पता ही है कि गांव के आसपास के लोग माँ जी और बाबूजी की देखभाल करते हैं। मैं पेरू मदारा में हूँ, लेकिन मैं बराबर उनका हाल चाल लेती रहती हूँ। तुम्हें भी माँ जी और बाबूजी की तबीयत के बारे में पता होना चाहिए। अपने व्यस्त शेड्यूल में समय निकाल कर बीच बीच में तुम्हें भी फोन करते रहना चाहिए, ऐसा मैंने तुमसे पहले भी कहा था। इस बार पहाड़ पर ज्यादा बारिश हुई है और अब मौसम ठंडा हो गया है। पिताजी को कफ की शिकायत रहती है, तुम्हें पता ही है। खासकर जाड़े के दिनों में वो समस्या और बढ़ जाती है और उनका अस्थमा भी बढ़ जाता है। माँ जी के दाहिने घुटने में स्वेलिंग के कारण दर्द बढ़ गया है। मेरा मन नहीं माना और मैं उनको देखने के लिए कल शाम धुमाकोट गांव पहुंच गई। मुझे देखकर माँ जी और बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। भावेश तो दिल्ली जाकर बस गया और भूल सा गया। सुनील नोएडा की प्राइवेट नौकरी में ऐसा उलझा कि गांव में पड़े बूढ़े माँ बाप दोनों को ही उसने भुला दिया। मैंने कहा, हाँ बाबूजी, आपने सही कहा। पिछले साल पूजा के मौके पर हम सब लोग बहुत मुश्किल से इकट्ठा हुए थे। भाई, बड़ी समस्या यही है कि यहाँ दोनों किसके सहारे रहें। तुम्हारे जीजा जी ने धुमाकोट निकलते समय हमसे कहा कि तुम अपने बाबूजी और माँ जी को पीरू मदारा ले आओ। सवाल है कि गांव में पुश्तैनी मकान, 2 नाली जमीन, आखिर उनकी देखभाल कैसे होगी। मार्च में मेरे बहुत दबाव बनाने पर बाबूजी माँ जी को मैं पीरू मदारा लेकर आई, मगर एक ही हफ्ते में शहरी शोर शराबे से उनका मन उब गया और वे गांव लौट गए। पहले जैसे हालात नहीं हैं। वे दोनों जना बहुत कमजोर हो चुके हैं। उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। मेरे प्रयास के बावजूद वे केयर टेकर के पक्ष में भी नहीं हैं, पुराने ख्यालात के हैं। उनका कहना है कि किसी अनजान के साथ रहना ठीक नहीं है। 3 संतानों के होते हुए बाबूजी कितने अकेले पड़ गए हैं। पहले मैंने घर छोड़ा, फिर तुमने और बाद में सुनील ने। सुनील भी 7 साल से नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में 12 घंटे जी तोड़ मेहनत करके बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। सुनील हालात समझता है। एक दिन वह कह रहा था, दीदी, मंजू से मैंने माँ जी बाबूजी की सेवा के लिए गांव में रहने की चर्चा की थी। उसका कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा की सुचारू व्यवस्था के अभाव के कारण वह हफ्ता दिन तो रह सकती है, परंतु लंबे समय तक रहना मुमकिन नहीं है। भावेश, तुम्हें पता ही है कि कोविड काल में मेरी सासू माँ की डेथ के बाद ससुर जी भी यहाँ अकेले पड़ गए हैं। उनकी देखभाल अब मेरे ऊपर है। मेरे घर छोड़ने से वे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उन्हें शुगर की प्रॉब्लम है। बच्चों को अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं दिल से इतनी सेवा करनी चाहती हूँ कि लोग उदाहरण दें कि बेटी हो तो राधिका जैसी। इस पत्र में मेरी भावनाएं शब्द शब्द में देखने की कोशिश करना, क्योंकि बाबूजी ने कभी भी मुझे लड़की होने के कारण किसी तरह से वंचित नहीं रखा। जबकि तुम दोनों भाइयों की बारी प्रायः बाद में ही आती थी, पहले राधिका। अब मैं 2 बेटियों और एक बेटे की माँ हूँ, परंतु मेरी नज़र में तीनों बच्चे समान हैं। यह संस्कार भी मुझे माँ जी और बाबूजी से मिला। मोबाइल के इस दौर में भावनाएं एक किनारे पड़ी सिसक रही हैं। लोग गंभीर से गंभीर बात पर भी अंगूठे का सिंबल टेप देते हैं। यह सचमुच नैतिक क्षरण का दौर है। माँ बाप एक वक्त के बाद आखिर बोझ क्यों लगने लगते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इस पत्र को लिखते हुए मैं बहुत भावुक हो उठी हूँ, जिसे पढ़कर तुम भी सोचने को विवश होगी। लाख टके का प्रश्न यही है कि माँ जी बाबूजी का शेष जीवन कितने सम्मानजनक तरीके से बीतना चाहिए, या हम और तुम और सुनील, इन तीनों को ही तय करना है। आशा करती हूँ कि बीच का कोई रास्ता निकलेगा जो हम सभी के लिए खुशियों से भरा होगा। तुम्हें यह पत्र शीघ्र मिल जाएगा। प्रयास करना कि सुनील को भी तुम एक पत्र लिखो, जिसमें मौजूदा हालात को देखते हुए हम सब लोग अपने अपने उत्तरदायित्वों से परिचित हो सकें। अस्तु। तुम लोग दिल्ली की प्रदूषित आबो हवा से
खुद को बचा कर रखना। मैं दिसंबर तक धुमाकोट में माँ बाबूजी के साथ रहूंगी। इसी 1.5 महीने में मुझे उम्मीद है कि इस अनसुलझे सवाल का जवाब मिल जाएगा, ऐसी आशा करती हूँ। सभी को आशीर्वाद, तुम्हारी बड़ी बहन राधिका रावत, रोड नंबर 4, शांति कुंज, पीरू मदारा, नैनीताल।